फ्रेंड्स, अब हम एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 को कवर किया था, जिसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो मिडाइवल टाउन था उसमें जो टाउन मिडाइवल पीरियड था उसमें टाउन 3 टाइप के टाउन थे: टेम्पल टाउन, कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। और यहाँ पे एक बात निकल के आई थी कि कोई टाउन है, अगर वो टेम्पल टाउन है और लेकिन वहाँ पे वह कमर्शियल टाउन की गतिविधियों को उसमें गतिविधियाँ अगर उसमें हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो टेम्पल टाउन और कमर्शियल टाउन दोनों के फंक्शन को फुलफ़िल करेगा। और तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टेम्पल टाउन को देखा। टेम्पल टाउन में क्या होता है कि एक राजा होता है, वह अपनी डिवोशन को शो करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए टेम्पल्स बनवाता है। फिर धीरे धीरे जब वो टेम्पल बन जाता है तो वहाँ पे प्रीस्ट आने लग जाते हैं, पिलग्रिम्स आने लग जाते हैं। जब टेम्पल बनेगा तो उसके लिए आर्टिशियंस होंगे, वर्कर्स होंगे, उसमें प्लेसेस का निर्माण करेंगे, उस टेम्पल का बिल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे उसमें दर्शन के लिए डिटीज़ होंगे, उनकी पूजा के लिए प्रीस्ट आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे पिलग्रिम्स आएंगे, और जब उनका सेटलमेंट वहाँ पे हो जाएगा तो वो टाउन बन जाएगा। और कई सारे ट्रेडर्स वहाँ पे आने लग जाएंगे जो क्या करेंगे, पिलग्रिम्स की नीड को फुलफ़िल करेंगे। तो बेसिकली जो टाउन है वह क्या कर रहा है, वहाँ की ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वह सेंटर है, इसीलिए वो टेम्पल टाउन है। यहाँ पे हमने एग्जांपल तंजावर का देखा था। तंजावर जो चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी, उसमें कौन सा टेम्पल था? राज राजेश्वर टेम्पल था। किसने बनाया था? राज राजा चोला डायनेस्टी में जो किंग हुआ है उसने बनाया था। और उसका जो आर्किटेक्ट कौन था? तो वह था कुंजर मल्लन राज राजा पेरुंतच्चन। और ये किसको डेडिकेटेड? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। फिर हमने देखा था कि जो टेम्पल टाउन है वह कैसे अर्बनाइजेशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो उसमें यही है कि टेम्पल होगा तो उसमें प्रीस्ट होंगे, वर्कर्स होंगे, आर्टिशंस होंगे, पिलग्रिम्स वहाँ पे आएंगे, और उनकी फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ट्रेडर्स वहाँ पे चीज़ों को सेल करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे। वीवर्स क्या करेंगे, मंदिर के लिए फ्लैग्स बनाएंगे। अगर वहाँ पे अगर वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे राजा होगा, वह अपने दरबार मंडप को लगाएगा, वहाँ पे उसके सबॉर्डिनेट होंगे, वह लोगों से हीरिंग सुनेगा और वहाँ पे अपने ऑर्डर को इशू करेगा। इस प्रकार की चीज़ें होगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो टेम्पल है, राजा क्या करता है, टेम्पल के लिए पैसे को डोनेट करता था, वहाँ की परंपराओं के लिए पैसे को डोनेट करता था, जो होती थी उसके लिए मनी को डोनेट करता था। वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स आ रहे हैं तो वो भी डोनेशन कर देते थे। और जब वो डोनेशन आता था तो जो मंदिर की अथॉरिटीज़ क्या करती थी, टेम्पल अथॉरिटीज़ पैसे का यूज़ करती थी टेम्पल के डेवलपमेंट में, और वहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में उन मनी का यूज़ करती थी। और धीरे धीरे जब वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट हो जाता था तो वो टाउन बन जाता था। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे जो टेम्पल है, विदिशा में टेम्पल है, उसको हमने यहाँ पे देखा था। इसके अलावा मदुराई, तिरुवनमलाई, ये सब टेम्पल कौन से थे? ये टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल थे। फिर हमने यहाँ पे देखा था चोला डायनेस्टी में जो ब्रोंज आइडल बनाने की टेक्निक थी, वो लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल है सोमनाथ, भिलास स्वामीन जो मध्य प्रदेश में, कांचीपुरम, मदुराई जो तमिलनाडु में है, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, ये टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल हमने देखे थे। थोड़ा पोर्ट टाउन को देख लेते हैं। देखो, पोर्ट टाउन में क्या होता है कि जो पोर्ट सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है सूरत, बॉम्बे, मसूलीपट्टनम, महाबलीपुरम, ये क्या है, ये पोर्ट सिटीज़ हैं। यहाँ से क्या होता है, गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसका हम थोड़ा इसको आज हम वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, और वह पोर्ट होता है, उसी कारण यह सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, इसीलिए इसको पोर्ट टाउन कहा जाता है। और फिर हमने देखा था स्मॉल टाउन। ठीक है, स्मॉल टाउन के बारे में देखा था, जो स्मॉल टाउन डेवलप होने हैं। तो देखो, होता क्या था कि जो लार्ज विलेजेस होते थे, उनमें जो भी फार्मर्स अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, उनको सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो सामंतों और ज़मींदारों ने क्या किया, ऐसे ऐसे मार्केट बनवाए, और मार्केट वहाँ पे बनवा दिए, जहाँ पे क्या है कि वो इनवाइट करते थे ट्रेडर्स को अपने गुड्स को सेल करने के लिए। फिर ट्रेडर्स वहाँ पे आते थे, अपने गुड्स को सेल करते थे, और जब वो वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता था, वो टाउन बन जाता था। तो ऐसे कई सारे स्मॉल टाउन उस टाइम बनने लगे थे। और बदले में जो जमींदार होते थे, जो सामंत होते थे, उनको क्या मिलता था? जो उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जो मार्केट उन्होंने बनाया, उसके बदले में उनको टैक्स मिलता था। कभी कभी वो खुद टैक्स लेते थे, या फिर ये टैक्स का राइट लोकल टेम्पल्स को दे दिया करते थे।
फिर हमने यहाँ पे देखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे जैसे शुगर हो गया, जेगरी हो गया, डाइस हो गया, थ्रेड हो गया, कॉटन, कोकोनट, साल्ट, एरेका नट, बटर, शीशम ऑयल, इन सभी पे टैक्स लगता था। इसी के अलावा जो जो मेटल गुड्स जो धातुओं से बनी चीज़ें थी, डिस्टलरीज, ऑन ऑयल, केटल फोडर, जो ग्रेन्स हैं, इन सब पे टैक्स लगता था। अब टैक्स भी यहाँ 2 टाइप का था। डायरेक्ट टैक्स होता था इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, या कलेक्टेड इन द काइंड। जैसे अगर कोई गुड्स आपके पास है, ग्रेन्स है, तो उसका कुछ अमाउंट आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो ये सब हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो यहाँ पे हम मिडाइवल टाइम में किस प्रकार ट्रेडर्स थे, कौन कौन सी मेन ट्रेडर्स कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, उसके बारे में देखेंगे। उनका वे ऑफ ट्रेडिंग क्या था। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है हॉर्स ट्रेडर्स का। तो देखो होता क्या था कि कई सारे ट्रेडर्स मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना लेते थे। उस एसोसिएशन को बोलते हैं गिल्ड्स। गिल्ड्स मतलब होता है व्यापारिक संघ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉर्स ट्रेडर्स थे वो सब मिलकर अपना एसोसिएशन बनाते थे, और उसमें एक मुखिया होता था, हेडमैन को मुखिया कहते हैं। जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, जिनको हॉर्सेस की रिक्वायरमेंट है, वह क्या करेगा, उनसे निगोशिएट करेगा, और प्राइस डिसाइड करने के बाद उन हॉर्स को सेल कर दिया जाता था। अब मिडाइवल पीरियड में हॉर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते? बेसिकली जितनी भी फाइट होती थी वहाँ पे हॉर्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। दूसरी बात, गुड्स को कैरी करने में हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था, तो इसलिए यहाँ पे हॉर्स ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था, प्रचलित था। इसके अलावा क्या होता है कि जो ट्रेडर्स थे इनको वन किंगडम टू अदर किंगडम में मूव करना पड़ता था। इनको वन किंगडम में अदर किंगडम मूव करना पड़ता था। उस टाइम फॉरेस्ट भी हुआ करते थे। तो ये सब जो ट्रेडर्स हैं ना, कैसे मूव करते थे? इन द फॉर्म ऑफ इन कारवांस। कारवांस मतलब होता है काफिला। कई सारे ट्रेडर्स मिलकर एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जा रहे हैं। अब साउथ इंडिया में कुछ फेमस ट्रेडर्स हुए, जो फेमस गिल्ड्स बने थे, संघ बने थे, व्यापारिक संघ। उनके नाम हैं जैसे मानिंगराम और नाना देसी। ये मोस्ट फेमस ट्रेडर्स, ये गिल्ड्स कम्युनिटीज़ हुई है जिन्होंने हॉर्स को ट्रेड किया था। और ये कहाँ ट्रेड किया है? इन्हें पूरे पूरे इंडियन पेनिसुला में, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। अब हम देखते हैं जो कुछ कम्युनिटीज़ देखते हैं जो प्रिंसिपल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बन गई थी। प्रधान व्यापारिक समूह बन गया था जिसमें चेट्टियार्स का नाम आता है, मारवाड़ी ओसवाल का नाम आता है। इसके अलावा गुजराती ट्रेडर में हिंदू बनियास का नाम आता है, मुस्लिम बोहरास का नाम आता है। इन्होंने जो पोर्ट है, जैसे रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में अपने गुड्स को इन्होंने क्या किया? हाँ, सेल किया था। अब उन्होंने क्या क्या कौन कौन से गुड्स सेल किए? तो उन्होंने टेक्सटाइल को सेल किया, स्पाइसेस को सेल किया, और बदले में उनको क्या मिला था? उन्होंने अफ्रीका से उनको गोल्ड और आइवरी मिलता था, इस एंड स्पाइसेस मिलता था, स्पाइस एंड टीन। चाइनीज़ ब्लू पार्टी उनको मिलती थी। ब्लू पार्टी मतलब होता है जैसे जैसे ब्लू मतलब नीले रंग के बर्तन, ये उनके मिल जाते थे। सिल्वर इनको साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से मिल जाता था। अब हम थोड़ा सा मैप में इसको समझेंगे। ओके, तो अब आप मैप देख सकते हो कि किस प्रकार आपको प्रिंसिपल ट्रेडिंग रूट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे आप देख सकते हो। वन ट्रेडिंग रूट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे आपको मद्रास दे रखा है। मद्रास के ऊपर आपको यहाँ से ओरमुज को जा रहा है, पर्शियन गल्फ से होते हुए यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल कर रहे हैं। फिर एक आपको ट्रेडिंग रूट आपको ये दिया हुआ है जिसमें हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। कहाँ पे सेल कर रहे हैं? इस प्रकार हम सेल कर रहे हैं मक्का, मक्का से जिद्दा, और जिद्दा से होता हुआ इजिप्ट, और यह ऊपर ये पूरा जो पोर्शन है रेड सी वाला है, यहाँ पे गुड्स को सेल किया जाता था। साउथ ईस्ट एशिया में आप देख सकते हो चिनामोन को आप सेल किया जा रहा है, मलक्का, पेगू, इस प्रकार की कंट्रीज़, या उस टाइम की कंट्रीज़ के नाम है। अभी देखोगे तो यहाँ पे लाओस, इंडोनेशिया, इस प्रकार की कंट्री है। तो इस यहाँ पे भी गुड्स को सेल किया जाता था। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो आप, अगर ये वाला जो पोर्शन है, अफ्रीका वाला पोर्शन है, तो अफ्रीका से हमको क्या मिल जाता था? आइवरी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल, गोल्ड, स्लेव्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हमारे इंडियन जो ट्रेडर्स हैं उनको मिल जाती थी। यहाँ पे एक मैप में और देख सकते हो कि जैसे मसूलीपट्टनम से मलक्का, मलक्का से सुमात्रा, और सुमात्रा से होते हुए साउथ चाइना सी से हम चाइना में चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो इंडियन
इंडिया से गुड्स का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था साउथ ईस्ट एशिया तक भी गुड्स को सेल किया जाता था। अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ से भी गुड्स को सेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्री है, रेड सी से हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ से भी गुड्स को सेल कर रहे हैं, अफ्रीका से हमें कई सारी चीज़ें मिल रही है जैसे आइवरी, गोल्ड, सिल्वर, इस प्रकार की चीज़ें हमें मिल जाती। तो यहाँ पे आप मैप से भी इसको समझ सकते हो कि किस प्रकार जो इंडिया है, इंडिया से चीज़ों को, गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। अब हम देखेंगे कि जो वेस्ट कोस्ट था, वेस्ट कोस्ट में जितने भी पोर्ट टाउन थे वहाँ पे ट्रेडर्स का इतना सेटलमेंट हो गया था कि वहाँ पे अरब ट्रेडर्स थे, पर्शियन, चाइनीज, जूस और सीरियन क्रिश्चियंस ट्रेडर्स वहाँ पे आकर बस गए थे। ये क्या करते थे, इंडियन स्पाइसेस, क्लोथ्स को इंडिया से परचेस करते थे और परचेस करने के बाद रेड सी में सेल करते थे। अब रेड सी में यह इटालियन ट्रेडर्स को सेल करते थे, इंडियन स्पाइसेस को ये रेड सी में इटालियन ट्रेडर को सेल करते थे और जो इटालियन ट्रेडर थे इसको यूरोप में सेल करते थे और सभी को हाई प्रॉफिट होता था। तो कहने का मतलब है कि जो इंडियन स्पाइसेस और क्लॉथ थे वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो यूरोप के मार्केट तक पहुंच गए, जहाँ पे जो एक लाइन दी गई है कि पेपर, चिन्नामन, नटमेग, ड्राइड जिंजर, जो ये सब है ना, ये यूरोपियन कुकिंग के इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे। मतलब इनका यूरोपियन मार्केट कह सकते हो कि यूरोप में फूड में इनका यूज़ किया जा रहा था। और जो इंडिया से जो कॉटन क्लॉथ बनते थे वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे कि इन्होंने यूरोपियन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। और 16वीं सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं और उसके बाद का सिनेरियो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 8 क्लास में आप पढ़ोगे। और जब यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आए तो टाउन्स में और किस प्रकार के यहाँ पे चेंज हुए उसको भी हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं कि जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट वाला जो एरिया है आप देख सकते हो, ये वाला जो पूरा एरिया है। इसके अलावा आडेन, अयदाब और ओरमुज, सिराफ, ये जो आपको जो पोर्ट सिटीज़ आपको दी हुई है, यह क्या, अरब, चाइनीज़, जूस, इन ट्रेडर्स का ये होम बन गई थी। कहने का मतलब है कि यह एक्सटेंसिवली यहाँ से गुड्स को ट्रेड किया जाता था। इंडियन स्पाइसेस को ये ये अरब ट्रेडर्स को रेड सी में ले जाते थे। रेड सी में क्या होता है, रेड सी से फिर ये अलेक्जेंड्रिया से होते हुए इटालियन ट्रेडर को अपने इंडियन स्पाइसेस को जो क्लोथ्स है उनको सेल करते थे। फिर जो इंडियन जो इटालियन ट्रेडर्स है इसको यूरोप में ले जाते थे। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे रूट से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पूरे रूट से इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ्स यूरोप में पहुँच गए थे। यहाँ से इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ्स आप देख सकते हो, जो इंडियन गुड्स है वह मिडिल ईस्ट कंट्री तक पहुँच गए थे। यहाँ पे जो ये क्वांटिन जो आपको दिया हुआ है, क्विलोन से जो गुड्स है वह कहाँ पे जाता था, साउथ ईस्ट एशिया में जाता था। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल जो ट्रेडिंग रूट से आप इसको समझ सकते हो। और ये पूरा जो आपको मैप दिया हुआ है ये मिडाइवल टाइम का है, जो मध्यकालीन भारत था उस टाइम किस प्रकार से ट्रेडिंग रूट से गुड्स को सेल किया जाता था, इसको हम इस मैप से समझ सकते हैं। नाउ अब हम काबुल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए काबुल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल है और यह जो 16वीं सेंचुरी में पॉलिटिकली और कमर्शियली दोनों रूप से इम्पोर्टेंट था। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था, देखिए काबुल है, जो काबुल की जियोग्राफिकल कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, रग्ड माउंटेन्स हैं यहाँ पे, पहाड़े और उबड़ खाबड़ ज़मीन है। दूसरी बात ये क्या है कि यह एक सिल्क रूट का पार्ट था। अब यहाँ पे बात आती है सिल्क रूट क्या था। अब देखो सिल्क रूट भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, सिल्क रूट यह एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग रूट था जो चाइना और ईस्टर्न कंट्री को मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट से होते हुए यह यूरोपियन मार्केट से चाइना और ईस्टर्न कंट्रीज़ को जोड़ता था। आज जो रेड लाइन में आपको जो रूट दिया हुआ है यह सिल्क रूट है। अब ये इंडिया में होके कहाँ से गुजर रहा है, तो इंडिया में यह काबुल से गुजरता था। अब देखो काबुल का थोड़ा हम जियोग्राफिकल कंडीशन भी देख लेते हैं। तो जब आप काबुल को देखते हो, काबुल और कांधार भी ये अफगानिस्तान में ही है, इस प्रकार की आपको कंडीशन दिखती है। जो माउंटेन आपको एरिया दिखता है, रग्ड माउंटेन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आप और माउंटेन से देख सकते हो, ये पूरा काबुल का एरिया है। और इन माउंटेन के कारण, अब देखो माउंटेन में हमको क्या है, गुड्स को, अब देखो ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है कि चारों तरह से यहाँ पे ज़मीन है। तो बेसिकली अब किसी को अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो उनको यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा। तो जब ये इन ज़मीन से होके
तो जब व्यापारी काबुल से होकर गुजरते थे तो यहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती थी हॉर्सेस की। अब हॉर्स का यूज़ किस में होता था, तो हॉर्स का यूज़ किया जाता था गुड्स को कैरी करने में। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, और डाटा किसने दिया है, एक डायमंड मर्चेंट हुए हैं, डायमंड मर्चेंट हुए हैं, जिनका नाम है जो बेप्टिस्टे टेवर्नियर। जो बेप्टिस्टे टेवर्नियर, इन्होंने बताया कि जो हॉर्स ट्रेड होता था काबुल में, वह होता था अराउंड, उसका जो एनुअल ट्रेड जिसका सम दिया हुआ है 30,000 रुपीज़ इन 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में जो हॉर्स ट्रेड था वो कहाँ तक पहुँच गया था, 30,000 रुपीज़। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम के 30,000 रुपीज़ अभी के कितने होंगे। यहाँ पे कैमल्स का यूज़ किया जाता था, जो ड्राई फ्रूट्स को, डेट्स को, कारपेट, सिल्क, इवन फ्रेश फ्रूट्स को भी काबुल से अदर सब कॉन्टिनेंट में ले जाते थे। अब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा इसका देख लेते हैं। सिल्क रूट, यह एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग रूट है। इसकी लंबाई कितनी थी, अराउंड 6,000 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर है। 4,000 जो माइल्स है इसकी पूरी लंबाई है। और इंडिया में एक डायनेस्टी आई है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण डायनेस्टी में सबसे महान किंग हुआ है कनिष्क। हाँ, जो ग्रेटेस्ट किंग हुआ है उसने सिल्क रूट को पूरा कंट्रोल कर रखा था। मिडिल ईस्ट को, मिडिल एशिया है उसको उसने जीता था। भारत में कश्मीर में उसका रूल था, और उसने पूरे सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। चाइना से लेकर यह कहाँ तक जाता था, यूरोप तक जाता था। मेडिटेरियन से सी से होते हुए ये यूरोप को जाता था। थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं ये कहाँ से होगी, एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। चाइना से फिर केशगार, पामीर के पठार से होते हुए मेरू, पर्शिया से फिर अरेबिया से भी ये वाला जो पोर्शन है ये मेडिटेरियन सी है ये वाला, और मेडिटेरियन सी से ये रोमन एम्पायर तक चला जाता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्राफ्ट्स इन टाउन्स, किस प्रकार नगरों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स डेवलप हुई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बिदार। देखो बिदार कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। और यह किसके लिए फेमस था, अपने इनले वर्क के लिए। अब इनले वर्क मतलब होता है द सरफेस वर्क, मतलब किसी भी आइडल्स पे सरफेस पे अगर कोई डिजाइन बनाई जाती है तो उसको इनले वर्क बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपको पिक्चर में दिया हुआ है। ये पूरा इनले वर्क का एग्जाम्पल है, और यह बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी बिदार की। यह कहाँ पे है, यह कर्नाटक में है, और इसको बिदरी कहा जाता है। अब इसमें कुछ कम्युनिटीज़ दी गई है। अब देखो यहाँ पे जो टाउन्स हैं, टाउन्स में किस प्रकार जो आर्टिशियंस हुए हैं उनकी कुछ प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ दी हुई है, जैसे पंचलास और विश्वकर्मा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब ये किस लिए फेमस थे, ये गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ये ब्लैक स्मिथ थे, मेसन्स थे, कारपेंटर थे। अब इनका जो इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, अब ये कम्युनिटी उभरती कैसी है, मतलब ये इमर्ज क्यों हुई। तो इसका रीज़न है कि जब टेम्पल्स बनने लगे तो टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए, प्लेसेस को बिल्ड करने के लिए, वाटर टैंक्स बिल्ड करने के लिए कई सारे इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिशंस की रिक्वायरमेंट थी। और ये गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये क्या करते थे, टेम्पल्स की जो भी डिमांड थी, जो भी उनकी नीड्स थी उनको फुलफिल करते थे, और ये प्रॉस्पेरस कम्युनिटी बन गई थी। सिमिलरली यहाँ पे सालियार वीवर्स, केको कोलार्स, ये भी प्रॉस्पेरस कम्युनिटी थी। ये क्या करते थे, वीवर्स थे, और ये डोनेशन देते थे टेम्पल्स को। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये सालिया वीवर्स हैं और केके कोलार्स हैं, जो केक कोलार्स, ये मंदिर को डोनेशन क्यों देते थे। तो अगर आप थोड़ा अगर इसमें अंदाज़ा लगा सके तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ये आंसर होगा कि टेम्पल्स होगा तो टेम्पल्स बनेगा, तो टेम्पल्स का डेवलपमेंट होगा तो पिलिग्रिम्स आएंगे तो उनको कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, आइडल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उनकी नीड्स को कौन फुलफिल करेगा, यही फुलफिल करेंगे सालिया वीवर्स के, कोलार्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो कम्युनिटी हुई है। तो अगर मंदिर में डोनेशन, अगर मंदिर का डेवलपमेंट होगा, टेम्पल का डेवलपमेंट होगा, तो इनका बिजनेस, इनका ट्रेड बढ़ेगा, तो इसलिए यह भी डोनेशन देते थे। तो अभी एक रीज़न तो ये, और अदर रीज़न आपको पता है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपको एक पिक्चर में दिया हुआ है, जो इनले वर्क आपको दिया है 17th सेंचुरी में, ये क्लोथ्स पे बनाई हुई है। तो ये आप पूरा देख सकते हो। जो भी एग्जांपल आपको दिया हुआ है, सरफेस पे जो डिज़ाइन बनाई जाती है ना उसको इनले वर्क है, और यह बिदार की है, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और इसको बिदरी बोला जाता है। इस डिज़ाइंस को बिदरी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो टाउन्स हैं, जो टाउन्स बने, जैसे तंजावर बना है, मदुराई बना, सोमनाथ बना, इसके अलावा जैसे मसूलीपट्टनम था यह बना। ये हमेशा इनका एक पीक टाइम आया।
पीक टाइम में ये बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया और वहाँ से कई सारा ट्रेड होता था, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाते हैं। अब डिक्लाइन क्यों कर जाते हैं? जिस प्रकार कंडीशन देश में कंट्री कंडीशन चेंज होती है, मतलब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई एक रीज़न तो जैसे हो सकता है कि जो राजा वहाँ पे था, जब राजा कमज़ोर होता है तो अदर रूलर्स वहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो अपना कुछ इकोनॉमिक सेंटर बना लेते हैं और वहाँ से ट्रेडर्स वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल जैसे जो तंजावर था वह श्रिंक कर जाता है। सिमिलरली जो मुर्शिदाबाद है, जो भागीरथी रिवर पे, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, और ये अपने जो फाइन सिल्क के लिए जाना जाता था, सिल्क जाता था। अब ये 1704 में यह बंगाल की कैपिटल बना, लेकिन डिक्लाइन कर जाता है क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड से जो क्लॉथ आ रहा था वहाँ पे इनके ट्रेडर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा और यहाँ पे जो ट्रेड है वो डिक्लाइन कर गया। तो मैं कहने का मतलब कि जो टाउन्स जो बने थे, डेवलप हुए थे, ये हमेशा ऐसी बात नहीं है कि हमेशा पीक पे रहे। इनका एक टाइम आया जब धीरे धीरे ये इमर्ज हुए, फिर ये पीक पे पहुँचे, इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वहाँ की, उस टाइम की पॉलिटिकली कंडीशन कह सकते हैं, राजनीतिक कंडीशन के आधार पर। अब हम थोड़ा एक इसमें हम्पी और मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम्पी, अब हम्पी देख लेते हैं। ये देखो, ये एक विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट था, और बेसिकली यह अभी क्या है, जो इसको फाउंड किया था 1336 में, यह अभी कर्नाटक में है। और बेसिकली किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे इनके टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, और किस प्रकार इसमें कई सारे प्लेसेस ऐसे बने हुए हैं, रूइंस प्लेसेस हैं जो अभी बिखर गए हैं। वहाँ से पता लगता है कि एक वेल फोर्टिफाइड सिटी रहा है। और यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो प्लेसेस बने हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं, वो एक स्पेशल टेक्निक से बने हैं। वहाँ पे कोई मोर्टार एजेंट का, सीमेंटिंग एजेंट मतलब जो पत्थर होते हैं उसमें सीमेंट लगाई जाती है, तो क्या करती है, स्टोन को क्या करती है, हार्ड कर देती है और एक दूसरे को जोड़ देती है। लेकिन वहाँ पे एक उसको क्या कर देती है, अटैच कर देती है, जोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे किसी भी सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया था। बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निक का यूज़ किया गया था, जो इंटरलॉकिंग टेक्निक। अब इसको देख लेते हैं हम। इंटरलॉकिंग, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये इंटरलॉकिंग में क्या करते हैं, स्टोन के एक पार्ट को कट करते हैं और दूसरे पार्ट को उसमें फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक का यूज़ करके हम्पी में कई सारे प्लेसेस को यहाँ पे बनवाया गया था। इस प्रकार की पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह जो जो कंप्लीट यहाँ पे वॉल बनाई हुई है, ये गेट बनाया हुआ है, ये इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाया हुआ है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में है। यह विजयनगर एम्पायर के टाइम यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। ओके, तो हम्पी यह जो एक मिडाइवल टाइम में हिंदू किंगडम हुआ है, विजयनगर, उसकी कैपिटल हुआ करता था, वर्तमान में कर्नाटक में है। और ये फेमस क्यों है? यह देखो अपने टेम्पल के लिए फेमस है, जो इसमें टेम्पल्स बनाए हुए हैं, जैसे विरूपाक्षा टेम्पल है। बेसिकली उसमें जिस प्रोसेस से टेम्पल को बनाया हुआ है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस से, और जो फाइन वर्कमैनशिप है वह इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आज भी कई ट्रेवलर वहाँ के टेम्पल को विजिट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक स्टोन चैरियट भी हमको देखने को मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक जो पोर्टुगीज ट्रेवलर हुए हैं, डोमिंगो पेस, उन्होंने हम्पी को डिस्क्राइब किया है जो 16th सेंचुरी में। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही हुआ है कि यहाँ एक वेल फोर्टिफाइड सिटीज़ था, यहाँ पे वॉल्स थे, टावर्स थे, और अदर सिटीज़ की तरह नहीं थे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मशीनरी थी, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्गली और बहुत फाइन तरीके से इसको बनाया हुआ था। तो ये आप पढ़ सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे जो आर्किटेक्चर दिया हुआ है हम्पी का, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट था, बिल्कुल अलग था। यहाँ पे एक स्टोन चैरियट भी आपको देखने को मिलता है, ये आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप हम्पी में जो टेम्पल्स है इसके आप पिक्चर देख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल इनको डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे। पहले आप थोड़ा पिक्चर में इसको समझ लीजिए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टोन चैरियट, जो विट्ठला टेम्पल में है, ये हम्पी में है। इसको भी आप देख लीजिए एक बार। इसमें जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था, यहाँ के जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर था, वो डिस्टिंक्ट था, मतलब विशेष प्रकार का था। यहाँ पर आपको स्प्लेंडेड आर्क देखने को मिलते हैं, डोम्स, गुम्बद देखने को मिलते हैं, पिलर्ड हॉल्स, जो खंभों पे हॉल्स बनाए हुए आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कई सारे नीचे नीचे मतलब छोटे छोटे आले हैं, मतलब कह सकते हैं अलमारी टाइप है, जिसमें स्कल्पचर मूर्तियाँ रखी हुई है। और यहाँ पे वेल प्लांट आपको ओरचार्ड्स देखने को मिलते हैं, गार्डन देखने को मिलते हैं, मोटिव्स आपको देखने को मिलती है। और 15th सेंचुरी में
इन इट्स हेड है, हेड मतलब जो इसका प्रोस्पेर है, जब अपने पीक पे था, समृद्ध, जब इसका समृद्धशाली इसके दिन चल रहे थे, तो इसमें यहाँ पे कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी। बस्टल्ड विथ का मतलब होता है लोगों की आवाजाही यहाँ पे लगी हुई होती थी। मुस्लिम मर्चेंट यहाँ पे आते थे, चेतीस यहाँ पे आते थे, यूरोपियन रेडर्स यहाँ पे आते थे, और कई सारे जो पुर्तगाली पुर्तगाली भी यहाँ के मार्केट में आया करते थे। यहाँ के टेम्पल्स में कई सारी कल्चरल एक्टिविटी भी होती थी, जिसमें देवाधीशीस का नाम आता है, जो टेम्पल डांसर्स होते थे। इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे होती थी। और यहाँ पे एक जो टेम्पल बना हुआ है विरूपाक्षा, एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। और जो एक यहाँ का जो सबसे फेमस फेस्टिवल जो यहाँ पे था वह महानवमी था, जो नवरात्रि में मनाया जाता था। अब यहाँ पे जो नवरात्रि जो ये माँ जब यहाँ पे महानवमी जो फेस्टिवल मनता था, उसमें क्या है कि उसमें था कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक महानवमी प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ पे किंग क्या करते था, अपने गेस्ट को रिसीव करता था, और उसके सबऑर्डिनेट चीफ्स, जो उसके प्रधान उसके सामंत हुआ करते थे, उनसे वह कई सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता था। इसके अलावा यहाँ से डांस और म्यूज़िक को भी, जो भी डांस और म्यूज़िक यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, उसको वह देखता था। जो हम्पी, जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल रहा है हम्पी, ये डिक्लाइन कर जाता है 1565 में, क्योंकि यहाँ पे जो डेक्कनी सुल्तान थे, जैसे रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदार, यह यहाँ पे अटैक कर देते हैं और उनको हरा देते हैं। इसके बाद यह डिक्लाइन कर जाता है। अब हम थोड़ा महानवमी जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यह महानवमी प्लेटफॉर्म है हम्पी का। और यहाँ पे जो किंग्स है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ किंग्स अपने गेस्ट को रिसीव कर रहा है, उनसे गिफ्ट रिसीव कर रहा है, उसके सामंतों से गिफ्ट रिसीव कर रहा है। और यहाँ से वो जो म्यूज़िक और जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे परंपरा जो रिचुअल्स होती थी उनको वह देखता था, जो यहाँ पे डांस हुआ करता था, और जो भी प्रदर्शनी होती थी उसको यहाँ पे वह देखता था। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने हम्पी में यहाँ पे आपने इसमें हम्पी में हमने इन चीज़ों को देखा। और अब जो अगला पार्ट है, जो नेक्स्ट हम जो सूरत और मसूलीपट्टनम, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये चैप्टर। और मैं अगर आप और ये हमने पार्ट 2 यहाँ पे पूरा किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे। थैंक्स।